मित्रों नमस्कार। मेरे इस वीडियो का विषय है मारवाड़ के किसान आंदोलन भाग 3 1942 से लेके और 1949 तक। इसके पहले मैंने मारवाड़ के किसान आंदोलन पर भाग 2 जो बनाया था उसमें 1941 तक के घटनाक्रमों को सम्मिलित किया था, किंतु उस वीडियो को बनाते समय पावर प्रॉब्लम के कारण सडनली कुछ ऐसा ब्रेकडाउन हो गया, तो ब्रेकडाउन की वजह से वो बात अधूरी रह गई। फिर मैंने उसके बाद सोचा कि तीसरे पार्ट में मैं उस बात को अपनी पूरी करूंगा। जैसा मैंने बताया कि 1941 में मारवाड़ किसान सभा नामक एक संगठन और अस्तित्व में आया जो किसानों के हित की बात करता था और किसानों का अपना संगठन था। किंतु कुछ समय बाद जब किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद दोनों ने समानांतर आंदोलन शुरू किया, तो एक तो ये हुआ कि किसानों के जो मुद्दे थे वे लोकप्रिय तो हुए, किंतु उनका जो आंदोलन था वो कमज़ोर पड़ गया। कमज़ोर पड़ने का कारण ये था कि जो मारवाड़ किसान सभा है उसकी कार्य करने की जो विधि थी प्रारंभ में वो अलग थी। वे पटिशन्स के द्वारा, वे आवेदनों के द्वारा और अपनी रिक्वेस्ट के द्वारा और विभिन्न प्रचार माध्यमों से वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचा रहे थे। मारवाड़ किसान सभा एक अपनी बुलेटिन छापने लगी थी। उस बुलेटिन में जो किसानों के विपरीत कार्य व्यवस्थाएं थी उनको वो एक्सपोज कर रहे थे, उनको उजागर कर रहे थे। तो यूँ करके किसान का मुद्दा तो लोकप्रिय हुआ, किंतु आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। और जब 1942 का आरंभ भी आया, उस आरंभ में देखने को मिला कि जो जागीरदार हैं उन जागीरदारों ने जो किसान सभा के नेतृत्व में हो चाहे मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में हो, इन आंदोलनों का खुलकर के विरोध किया। और जो उसी समय ये मारवाड़ जागीरदार सभा का गठन हुआ और राजपूत सभा पहले से अस्तित्व में थी। उन दोनों ने मिलकर के किसान और लोक परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसात्मक तरीके अपनाना शुरू कर दिया। और एक स्थिति ये भी आई कि उसी के परिणाम स्वरूप जाट और राजपूतों के बीच एक वैमनस्य और एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि किसान सभा आंदोलन तो कर रही थी, किंतु अभी भी वो खुल कर के किसी एक्शन के पक्ष में नहीं थी, बल्कि वो अपना बात रख करके और वो सरकार से कुछ सुविधाएं प्राप्त करना चाहते थे। दूसरी तरफ लोक परिषद का पक्ष तो मास सपोर्ट तो कुछ कमज़ोर हुआ ही, तो उन्होंने 1942 के प्रारंभ में ही लगभग आंदोलन स्थगित कर दिया। किंतु अधिक समय तक ये स्थिति चल नहीं सकती थी, तो लोक परिषद ने अपनी स्थिति का आकलन करके पुनः ये देखा कि लोक परिषद और किसानों के जो मुद्दे हैं उनको साथ लेकर के एक फ्रेश आंदोलन शुरू किया जाए। और उसमें उन्होंने 8 फरवरी 1942 को लाडरू में मारवाड़ लोक परिषद का एक खुला अधिवेशन किया। और उस खुले अधिवेशन में जागीरदारी प्रथा की समाप्ति की बात पहली बार लोक परिषद के मंच से की गई। और साथ ही महाराजा जी के नेतृत्व में की छत्र छाया में एक जनप्रतिनिधि सरकार, जिसे उत्तरदायी सरकार कहें, उस उत्तरदायी सरकार के माध्यम से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, इन दो मुद्दों को लेकर के एक जागीरदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना। इसकी पक्ष में ऐसा नहीं है कि किसान सभा नहीं थी, किसान सभा भी थी। किसान सभा जो उन्होंने ये सोच रखा था कि ये जो लोक परिषद है ये पढ़े लिखे अपर कास्ट लोगों का संगठन है और ये किसानों के हित में बात नहीं करेगा। अगर उत्तरदायी शासन भी स्थापित होता है तो उसमें किसानों को शासन में उतनी साझेदारी नहीं मिलेगी और ये जो लोक परिषद के लोग हैं जो अपर क्लास से आते हैं वो सब पर हावी हो जाएंगे। तो ये एक अंतर विरोध जो व्याप्त था किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद के बीच में, ये इनको सोचने के लिए इसके आधार पर किसान सभा अपने कार्यक्रम चला रही थी। तो 8 फरवरी 1942 को जब लाडरू में मारवाड़ लोक परिषद का खुला अधिवेशन हुआ और जब उन्होंने मांगे की, इसी के साथ जागीरदार लोगों में जो है आक्रोश इस लोक परिषद के खिलाफ बढ़ गया और वे इस लोक परिषद के आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा पर उतर आए।
एक उदाहरण उस समय के उसमें मिला है कि रोडू को ठिकाना था रोडू जागीर। तो रोडू जागीर जो जागीरदार थे वहाँ एक किसान के घर में आग लगा दी गई थी। किसान का नाम भी उसमें है उमाराम चौधरी की। तो उसकी जांच करने के लिए लोक परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल छगन राज चौपासनीवाला के नेतृत्व में रोडू पहुंचा। तो रोडू में ये हुआ कि जब जागीरदार को पता चला कि इस तरह से कोई लोक परिषद का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया है जांच करने के लिए, तो उसने औरतों से झाड़ुओं के द्वारा इन लोक परिषद के नेता और कार्यकर्ताओं को पिटवाया। तो इससे कोई आंदोलन नहीं दबा, बल्कि ये जो लोक परिषद है उसका आंदोलन और शक्ति के साथ चलने लगा। इसी क्रम में आगे जब हम बढ़ते हैं, जो मैं बात कर रहा था फरवरी की, तो एक घटना 18 मार्च 1942 की है, जिसे चंदावल की घटना या चंदावल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो सोजत परगने में चंदावल या चंडावल, जो भी नाम के अंग्रेजी में तो चंडावल लिखा हुआ है CHANDAWAL, तो या तो चंदावल है या चंडावल है ये। तो इस सोजत परगने के चंडावल जो जगह है, यहाँ पे एक जागीरदार का ही जगह थी। तो वहाँ उन्होंने इस गांव में एक जो है सम्मेलन उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए मुख्य जगह चुनी गई कि भाई 18 मार्च 1942 को संपूर्ण मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना दिवस मनाया जाए। जिस तरह से कभी 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू हुआ था 1930 से, तो उसी तर्ज पर उत्तरदायी शासन दिवस की स्थापना के लिए 18 मार्च 1942 का दिन चुना गया। और उसमें जो चंदावल कस्बा है, वहाँ भी चंदावल में भी एक कुछ कार्यकर्ता पहुँचे, क्योंकि अलग अलग कस्बों और गांवों में इसे मनाया गया था। तो उसके के लिए ये जो है जो कार्यकर्ता पहुँचे चंदावल में, तो वहाँ पे जागीरदार ने अपनी पुलिस, नौकरों और गुंडों को साथ लेकर लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। जो लोक परिषद का सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन को ही घेर लिया और भाले और लाठियों से जो है आक्रमण किया। इसमें 25 लोग घायल हो गए और लगभग 4 लोग मारे गए। तो ये ऑन दी स्पॉट ये घटना हुई 18 मार्च को। इसे चंदावल की घटना के नाम से जाना जाता है। और चंदावल की घटना के बाद जो लोक परिषद है वो तो डिफेंस में आ गई। उन्होंने जोधपुर में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन तेज किया। साथ ही इन हिंसात्मक जो घटनाएं हो रही थी इनका विरोध भी किया। इसके विरोध में भी सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिससे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का भी सपोर्ट था। किंतु इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि चंदावल की घटना के बाद भी निमाज, गुंदोज, रोडू और धामली ठिकानों में भी चंदावल जैसी घटनाएं हुई। यहाँ भी किसान और लोक परिषद के कार्यकर्ता पहुँचे, वहीं उन पर आक्रमण हुआ। तो कुल मिलाकर के ये हुआ 1942 में लोक परिषद ने पुनः किसान आंदोलन किया, जिसमें उन्हें आंशिक सफलता मिली और उसे जागीरदारों ने अपने हिंसात्मक उपायों के द्वारा इस आंदोलन को जो है दबा दिया। किंतु अभी भी लोक परिषद अपना कार्यक्रम जारी रखी। और जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 साल तक लोक परिषद सक्रिय रही। किंतु इसकी सक्रियता अधिकांशतः जोधपुर शहर तक ही सीमित थी, कस्बों तक ही सीमित थी। गाँवों में इस आंदोलन को किसानों के बीच नहीं पहुंचाया जा सका। दूसरी ओर जो मारवाड़ किसान सभा है, मारवाड़ किसान सभा भी अपने कार्यक्रम चला रही है, किंतु उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। यूँ उनके प्रयासों के उपरांत दिसंबर 1943 के आरंभ में 2 दिसंबर 1943 को वहाँ जो राजस्व मंत्री जो कौंसिल होती थी महाराजा की, उस महाराजा की कौंसिल में जो राजस्व मंत्री था, उन्होंने ये आश्वासन किसान सभा को दे दिया कि सभी जागीर गांवों का बंदोबस्त किसी भी हालत में शुरू करवा दिया जाएगा। और जो किसानों की खास मांग थी कि उन्हें भूमि के अधिकार दिए जाएं,
तो यहाँ एक प्रश्न ये उठता है, जो जागीरदार थे वे जागीरदार, जिनका मूल जो स्वरूप था वे वे वार लॉर्ड्स थे। उनकी जो महत्व था वो उनको सैनिक जागीरें मिली हुई थी, सेना के सैनिक सेवा जो राज्य को देते थे। किंतु अंग्रेज़ों के साथ राज्यों की संधि करने के बाद जागीरदार सैनिक सेवा देना बंद कर दिए। तो वो जो वार लॉर्ड्स थे ये बिकेम ओनली लैंड लॉर्ड्स। तो जो लैंड उनको जागीर सैनिक सेवा के बदले मिली हुई थी वो सेवाएं तो नहीं दे रहे थे, तो उनकी जो सैनिक सेवाएं थी वे राज्य ने नकदी में परिवर्तित कर दी थी, कन्वर्ट कर दिया था उनको। और अब सैनिक सेवा के बदले वे नकदी में राज्य को भुगतान कर रहे थे। तो वो ये मानते थे कि जागीर तो उनका स्वामित्व है, उनको मिली है और उन्होंने अपने बल से इसे जो है प्राप्त किया है, वो इसे कैसे छोड़ देंगे। और किसानों का कहना ये था कि जो खेती है तो किसान जो जोता है, मतलब लैंड बिलोंग्स टू द टिलर, जो खेती का संबंध है वो जोता से है, जो उस पर खेती करता है, जो उस पर श्रम करता है, ज़मीन उसकी होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा मुद्दा था कि जागीरदार अपनी उस जो सदियों से वो भोग रहे थे जिस भूमि को, उसका स्वामित्व कैसे त्याग दें, और किसान जो उस पर काम कर रहे थे सदियों से वो क्यों नहीं अपने अधिकारों की मांग करें। तो इसको लेकर के किसान सभा ने जो आंदोलन का तरीका अपनाया था वो लंबे समय तक चलने वाला नहीं था। तो 1943 में राजस्व मंत्री ने घोषणा तो कर दी कि शीघ्र ही जागीरदारी क्षेत्रों के गांवों का बंदोबस्त हो जाएगा। उस बंदोबस्त में किसानों के को अधिकार दे दिए जाएंगे और किसानों के अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाएगा। किंतु जागीरदारों ने इसका विरोध किया, उन्होंने इस बंदोबस्त कार्य का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी बंदोबस्त कर्मचारी अधिकारी को कोई सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ज़मीन हमारी अपनी है और इसका बंदोबस्त हम खुद करते हैं और किसी को इसका बंदोबस्त करने का अधिकार नहीं है। जब उन्होंने बहिष्कार कर दिया तो किसान सभा के पास तो कोई चारा रह नहीं गया था। उधर जो लोक प्रसिद्ध है वो भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय तो रही, लेकिन 44 के बाद वो भी निष्क्रिय हो रही थी, क्योंकि जो आंदोलन करते हैं उनके बीच में जो जिस तरह से बाइफर्केशन हुआ, जिस तरह बंटवारा हुआ, इससे वो आंदोलन का मोमेंटम नहीं बन पा रहा था। किसान सभा ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए 25 सितंबर 1945 को जोधपुर में किसान सम्मेलन आयोजित किया। और उस किसान सम्मेलन की विशेषता ये थी, उस समय तक जो पुलिस के सुप्रिटेंडेंट थे नाथूराम मिर्धा, जो है बलदेव राम मिर्धा, नाथूराम मिर्धा किसान सभा के समय नेता थे। तो बलदेव राम मिर्धा जो है इस समय तक डीआईजी बन चुके थे और डीआईजी स्वयं उस सम्मेलन में शामिल हुए। उसमें महाराजा भी शामिल हुए, उसमें बड़े किसान नेता उत्तरी भारत के चौधरी छोटू राम भी शामिल हुए। तो इतने बड़े पैमाने पर एक अपना सम्मेलन किया किसान सभा ने, इसमें लगता था कि इतने बड़े लोगों के सम्मिलित हो जाने से उनका आंदोलन मजबूत होगा। किंतु कोई परिणाम सामने नहीं आया, क्योंकि जागीरदार अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और जागीरदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में तो महाराजा भी नहीं थे, कि उनके पास भी इतनी फोर्स नहीं थी कि वो जागीरदारों के खिलाफ कर। फिर जागीरदारों और महाराजा का कॉज कॉमन था, इसलिए उनके बीच में तो अंडरस्टैंडिंग थी। यदि जागीरदारी व्यवस्था ही खत्म हो जाती है तो राजतंत्र कहाँ रह जाएगा। तो राजा और जागीरदार तो अंत तक जुड़े हुए थे, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पाई। तो अंततः लोक प्रसिद्ध और किसान सभा के बीच में जो है एक साझा कार्यक्रम बनता है। और साझे कार्यक्रम के अंतर्गत, क्योंकि जनवरी 1946 से ये जो मैंने बताया आपको कि 25 सितंबर 1945 को सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के बाद भी वर्ष के अंत तक कुछ हो नहीं सका, तो जनवरी 1946 से किसान सभा की नीति में परिवर्तन आया और किसान सभा ने सक्रिय आंदोलन जागीरदारी प्रथा समाप्त करने के लिए चलाने का ऐलान किया। किंतु वे अकेले इस स्थिति में नहीं थे कि एक बड़े आंदोलन को चला सकें, ना उनको एक्सपीरियंस था, जबकि लोक प्रसिद्ध के लोग ज़्यादा राजनीतिक रूप से चेतन थे। तो स्थिति ये आती है कि जनवरी 1946 में मारवाड़ लोक प्रसिद्ध और मारवाड़ किसान सभा के बीच में जो है एकता कायम होती है और वे संयुक्त रूप से आंदोलन चलाते हैं। उनकी पहचान अलग अलग रही, संगठन भी अलग अलग रहे, किंतु उन्होंने संयुक्त रूप से आंदोलन चलाने का कार्यक्रम का ऐलान किया। और सबसे बड़ा जो आंदोलन उन्होंने आरंभ किया वो था कि उत्तरदायी शासन और जागीरदारी प्रथा का समाप्त हो। इसको लेकर के
जो है संघर्ष आरंभ हुआ तो एक तरफ तो हिंसक वारदातें होने लगी, जागीरदार, किसान सभा और लोक परिषद के नेता और कार्यकर्ताओं पर हिंसक आक्रमण करने लगे और दूसरी ओर उन्होंने लार्ज स्केल पर किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल करना आरंभ कर दिया ताकि वे स्वामित्व की मांग ही ना कर सकें। तो एक हिंसक स्थिति हम देखते हैं जनवरी 1946 के बाद पैदा होती है। जो आंदोलन जब आगे बढ़ता है तो एक और कांड होता है, एक और घटनाक्रम होता है जिसे डावड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। तो 13 मार्च 1947 को किसान सभा और लोक परिषद का एक संयुक्त आंदोलन जो चल रहा था, तो डावड़ा में एक बड़ी मीटिंग थी जहां मारवाड़ किसान सभा और लोक परिषद का संयुक्त सम्मेलन चल रहा था। तो 13 मार्च 1947 को जो जॉइंट सेशन चल रहा था मारवाड़ किसान सभा और लोक परिषद का, उसमें ये हुआ कि जागीरदारों ने पूरे जोधपुर उसके आसपास के इलाकों के जागीरदार इकट्ठे हो गए और इन्होंने सम्मेलन को ही घेर लिया और सम्मेलन के जो सहभागी नेता थे उनको घातक हथियारों से उन पर आक्रमण किया गया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनका सील भंग तक हुआ। और इससे जो संघर्ष हुआ ये डावड़ा डीडवाना परगने में गांव है डावड़ा। इस डावला कांड बहुत प्रसिद्ध है जिसमें ये हिंसा हुई और इस हिंसा में स्थिति ये थी कि जो स्थानीय नेता था डावला का चौधरी मोतीलाल, वो उसके पिता और भाई की इसमें मौत हो गई और उसकी माँ का पाँव कट गया और उसकी पत्नी का चेहरा विकृत कर दिया गया। तो इस तरह से आप देखो स्थानीय स्तर पर ये जो स्थानीय नेता था चौधरी मोतीलाल, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके अलावा जो ये लोक परिषद के बड़े नेता जिसमें मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा कृष्ण बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कछावा, बंशीधर पुरोहित, हरेंद्र कुमार चौधरी, CR चौपासनी, वो छगनराज चौपासनी वाला, तो ये प्रमुख नेता थे। जो संयुक्त सम्मेलन हुआ था उसमें जयनारायण व्यास नहीं थे, किंतु और उनके बाद के जो सेकंड रैंक के लीडर्स थे लोक परिषद के, वे सब डावड़ा में मौजूद थे और उनको भी अपमानित होना पड़ा, उनको भी हिंसक वारदात सहन करनी पड़ी। तो जो डावड़ा कांड है इसके बाद जो है आंदोलन और तीव्र हो गया और इसके साथ जनसभा और जुलूसों के माध्यम से चारों ओर एक युद्ध की सी स्थिति किसान सभा और लोक परिषद ने पैदा कर दी। हिंसा के बाद जागीरदार डिमोरलाइज, डावड़ा कांड के बाद डिमोरलाइज होने लगे और उन्होंने फिर कभी सक्रिय रूप से विरोध नहीं किया। और इसी क्रम में आगे देखते हैं कि 18 जुलाई 1947 को भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया और 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया। तो इस तरह से ये जो मारवाड़ का एक तरफ तो किसानों का जो आंदोलन है वो एक कंक्लूसिव स्टेज पर पहुंचा, वहीं दूसरी ओर जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको भी नेक्स्ट स्टेप पर वो आगे बढ़ा, क्योंकि इस समय भारत की आज़ादी की बात तो थी किंतु प्रिंसिपल स्टेट्स के भविष्य के बारे में कुछ निर्णय नहीं था। और ये जनता जो है वो एक तरफ तो उत्तरदायी शासन स्थापित करना चाहती थी, ये जो नेता हैं किसान सभा के और लोक परिषद के, और दूसरी ओर वे मारवाड़ को भारत में विलय के पक्षधर भी थे। तो अंततः 3 मार्च 1948 को उत्तरदायी शासन की मांग मान ली महाराजा साहब ने और 3 मार्च 1848 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, जिसमें जयनारायण व्यास जो कि लोक परिषद के नेता थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया और किसान सभा के नेता नाथूराम मिर्धा को कृषि मंत्री बनाया गया। कृषि और राजस्व वो एक साथ ही विषय थे। 22 जून 1948 को इस उत्तरदायी सरकार ने जागीरदारों द्वारा किसानों की गई बेदखली को निरस्त कर दिया। इससे ये हुआ कि जो किसान अधैर्य हो रहे थे कि उनकी ज़मीनें चली जाएंगी, तो वो उससे ये और आगे लैंड टेनेंसी एक्ट बनाने की प्रक्रिया जारी की। लेकिन 30 मार्च 1949 को जोधपुर का विलय भी राजस्थान में हो गया, जिससे राजस्थान अस्तित्व में आया। किंतु 6 अप्रैल उसके विलय के बाद भी 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ टेनेंसी एक्ट मतलब विलय के बाद भी पास हो गया। तो इस तरह से जो मारवाड़ लैंड टेनेंसी एक्ट पास हुआ,
उसमें किसान के हक और हुकूकों का खुला उल्लेख किया गया। और हम ये देखते हैं आज़ादी के बाद जो लैंड रिफॉर्म शुरू हुए, उन लैंड रिफॉर्म्स में इन किसानों के जो आंदोलन हैं और किसानों के जो मुद्दे रहे, उनकी अहम भूमिका रही। चाहे वो बिजौलिया का हो, बेगूं का हो, बरड़ का हो, इसके अलावा शेखावाटी के किसान आंदोलन हो, मारवाड़ का हो, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, ये तमाम ये किसान आंदोलन जो है, इन सब में वे मुद्दे उठाए गए जिनको आज़ादी के बाद पहली बार तो जागीरदार एवोल्यूशन एक्ट पास हुआ 1949 में, और जागीरदार एवोल्यूशन एक्ट के बाद फिर जो है राजस्थान 55 में वो जो है राजस्थान लैंड टेनेंसी एक्ट बना। उसमें जो किसान लैंड भू राजस्व के दबाव में था, उस दबाव से मुक्त हुआ और उसे भूमि पर अपने अधिकार मिले, ताकि वो भूमि के विकास में, उसकी उत्पादकता बढ़ाने में और उसमें सिंचाई के साधन आदि विकसित करने में उसको सहूलियत हुई। तो इस प्रकार से मारवाड़ का किसान आंदोलन भी एक लंबा आंदोलन था, जो 1915 से शुरू होकर के और 1949 तक निरंतर 34 साल तक 34 ईयर्स, एक बहुत बड़ी अवधि है। इसमें अलग अलग रूप में आंदोलन चलता रहा। नमस्कार, धन्यवाद।